नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 4 सितंबर सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा के 4 जिलों में प्राइवेट व सरकारी स्कूलों में छुट्टी, 3 नदियां ओवरफ्लो हुई तो चौथी में दरार। हाथनीकुंड बैराज पर SDRF तैनात की। रोटी, पिज्जा, दूध GST फ्री। हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस पर भी टैक्स नहीं। GST के अब केवल 2 स्लैब 5% और 18% होंगे, 22 सितंबर से लागू होंगे। टीचर मनीषा की मौत, भिवानी पहुंची CBI, जांच सौंपने के 8 दिन बाद आई। हरियाणा पुलिस से मांगा रिकॉर्ड, हत्या या सुसाइड खोलेगी राज। हरियाणा में इन घरों में सोलर पैनल जरूरी, नहीं लगवाया तो कटेगा बिजली कनेक्शन, जानिए पूरी अपडेट। हरियाणा में बाढ़ व बरसात से 5 लाख एकड़ फसल बर्बाद हुई, अब 15 सितंबर तक कर सकते हैं मुआवजे का दावा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, लागू होगा 8वां वेतन आयोग, खत्म होंगे ये बड़े अलाउंस। सोनीपत में 18 दिन बाद CNG सप्लाई बहाल हुई, 28 पंपों पर आपूर्ति हुई शुरू। हरियाणा को मिली 200 MBBS की सीटें, भिवानी व कोरियावास मेडिकल कॉलेज में इसी सत्र से होगा एडमिशन। ADA भर्ती प्रक्रिया में बदलाव पर हाईकोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब। पाकिस्तान जासूसी केस में हिसार कोर्ट ने यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जमानत खारिज की। हरियाणा ओपन स्कूल के लिए आवेदन हुए शुरू, आज से लेकर 3 अक्टूबर तक कर पाएंगे आवेदन। दीपावली पर मिलेगा गाड़ी यूजर्स को बड़ा तोहफा, कीमतों में आएगी बड़ी गिरावट, जानिए पूरी अपडेट। रिलायंस जियो का यूजर बेस 50 करोड़ के पार पहुंचा, यह आंकड़ा अमेरिका, UK और फ्रांस की कुल आबादी से अधिक। और विक्ट्री डे पर चीनी सेना में शामिल हुए रोबोट भेड़िए, बिना पायलट के उड़ने वाले फाइटर जेट और पानी के अंदर चलने वाला ड्रोन। और अब खबरें विस्तार से। पिछले कुछ दिनों से हरियाणा के साथ साथ दिल्ली NCR में जोरदार बारिश देखने को मिल रही है। इसी बीच अब मौसम विशेषज्ञों की तरफ से मौसम को लेकर अपडेट जारी की गई है। 4 सितंबर यानी आज से लेकर 6 सितंबर के दौरान मानसून की गतिविधियों में थोड़ी कमी आने की संभावना जताई गई है, जिससे उत्तरी व दक्षिणी हरियाणा में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश तथा पश्चिमी हरियाणा के जिलों में आंशिक बादलवाई व कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिलेगी। वहीं 4 सितंबर यानी आज की बात करें तो 4 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल शामिल हैं। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, कैथल, जींद, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक और भिवानी में कुछ एक स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल के अधिकांश इलाकों में बारिश की संभावना है। साथ ही 5 सितंबर यानी कल की बात करें तो महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद में येलो अलर्ट है। इन जिलों के अधिकांश इलाकों में बारिश संभावित है, जबकि बाकी जिलों में कुछ एक स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। हरियाणा के यमुनानगर में यमुना पर बने हाथनीकुंड बैराज के गेट खुले हुए हैं। बुधवार को कुरुक्षेत्र में घग्गर व मारकंडा नदी ओवरफ्लो हो गई है, जिससे पिहोवा के 2 गांव में घग्गर और 10 गांव में मारकंडा का पानी घुस गया। सिरसा में भी घग्गर में दरार पड़ने से खेतों में पानी घुस गया। बुधवार शाम को अंबाला में टांकरी नदी भी ओवरफ्लो हो गई। बारिश के दौरान पिछले 24 घंटे में बात करें तो कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, भिवानी, करनाल और यमुनानगर में घरों की छतें गिर गई, जिसकी चपेट में आकर 3 बच्चियों समेत कुल मिलाकर 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं बारिश के हालात देखते हुए हिसार, पंचकुला, अंबाला और रोहतक में अगले आदेश तक सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए गए हैं। भिवानी के भवानी खेड़ा में सभी, तोसाम और भिवानी में जलभराव वाले क्षेत्रों के अलावा यमुनानगर के छाछरौली ब्लॉक, कुरुक्षेत्र के पिहोवा व शाहबाद ब्लॉक और फतेहाबाद के टोहाना, जाखल व भुना ब्लॉक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहीं झज्जर में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति को देखते हुए सभी सरकारी व निजी स्कूलों के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों को भी 6 सितंबर तक बंद रखने के आदेश जारी हुए हैं। ये आदेश स्कूल स्टाफ सदस्यों पर लागू नहीं होंगे, वे ड्यूटी पर रहेंगे। हरियाणा में कुछ दिनों से बाढ़ व बरसात से किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। फसलों में भारी नुकसान पहुंचा है। ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दर्ज दावों के अनुसार प्रदेश के 1969 गांवों में 5,08,992 एकड़ फसलें प्रभावित हुई है। 84,136 किसानों ने मुआवजे के लिए दावा प्रस्तुत किया है। प्रदेश में बरसात व नदियों के हालात को देखते हुए पोर्टल को अब 15 सितंबर तक खोला गया है। किसान 15 सितंबर तक अपना दावा पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं। ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दर्ज किसानों के दावों के मुताबिक सबसे अधिक नुकसान की बात करें तो महेंद्रगढ़
महेंद्रगढ़ के किसानों ने जताया है। वहीं यमुनानगर के 305 गाँव के 1011 किसानों ने 4284 एकड़ फसल में खराबा बताया है। वहीं फरीदाबाद, करनाल, पानीपत और सोनीपत के किसानों का दावा अभी लिस्ट में अपडेट नहीं हुआ है। हालांकि यहां पर भी फसलों में नुकसान पहुंचा है। हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दावों का सत्यापन और भुगतान प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाए ताकि किसानों को समय रहते आर्थिक सहायता मिल पाए। प्रदेश में इस समय मानसून सीजन में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जिसके कारण कई क्षेत्रों में जल भराव और बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। एक बार आपको फिर से अपडेट कर दें कि खराबा के पोर्टल को अब 15 सितंबर तक खोल दिया गया है। आप अपने दावे 15 सितंबर तक प्रस्तुत कर सकते हैं। हरियाणा के युवाओं और राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा को इस शैक्षणिक सत्र से 200 नई एमबीबीएस सीटें मिलने वाली हैं। ये सीटें भिवानी और महेंद्रगढ़ के कोरियावास में बने 2 नए मेडिकल कॉलेजों में होंगी। इन सीटों को जल्दी अनुमति मिलने के पीछे हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव की सक्रियता और केंद्र सरकार का त्वरित सहयोग रहा है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने 19 अगस्त को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने इन 2 नए मेडिकल कॉलेजों में इसी सत्र से 100 एमबीबीएस सीटों पर एडमिशन शुरू करने का अनुरोध किया था। इस पर तेजी से कार्रवाई हुई और मात्र 13 दिनों के भीतर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी नेशनल मेडिकल कमीशन ने इन सीटों को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस त्वरित मंजूरी के लिए आरती सिंह राव ने केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार जताया है। जिन 2 मेडिकल कॉलेजों को ये अनुमति मिली है वे है पंडित नेगीराम शर्मा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भिवानी और महर्षि चवन मेडिकल कॉलेज कोरियावास महेंद्रगढ़। इन कॉलेजों के शुरू होने से न केवल हरियाणा के युवाओं को अपने प्रदेश में डॉक्टर बनने का मौका मिलेगा, बल्कि ये क्षेत्र भी चिकित्सा सुविधाओं के मामले में और अधिक सशक्त होंगे। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि इन कॉलेजों के शुरू होने से नीट परीक्षा में अच्छे अंक लाने वाले हरियाणा के युवाओं का डॉक्टर बनने का सपना अब पूरा होगा। साथ ही इन कॉलेजों के आसपास के क्षेत्रों में भी रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। हरियाणा के भिवानी में लेडी टीचर मनीषा मौत मामले की जांच के लिए सीबीआई टीम बुधवार को भिवानी पहुंची। टीम दिल्ली नंबर की 2 गाड़ियों में 5 से 6 सदस्यों के साथ पहुंची है और पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में रुकी है। स्थानीय सीआईए टीम इंचार्ज भी वहां मौजूद हैं। अभी तक सीबीआई टीम के परिजनों से मुलाकात नहीं हो पाई है, जबकि प्रशासनिक अधिकारियों से टीम मिल चुकी है। लोहारू पुलिस अब तक की जाँच रिपोर्ट और इकट्ठे किए गए सबूत सीबीआई को सौंपेगी। टीम ने केस से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड मांग लिया है। 13 अगस्त को मनीषा का शव सिंघानी गाँव के खेतों में मिला था। पुलिस ने 18 अगस्त को सुसाइड नोट दिखाकर इसे आत्महत्या बताया था। वहीं परिवार ने हत्या का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी। सरकार ने 20 अगस्त को केस सीबीआई को सौंप दिया था। वहीं 2 सितंबर को मनीषा के परिजन सीएम नायब सिंह सैनी से चंडीगढ़ में मिले थे। हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी यानी एडीए की भर्ती प्रक्रिया में हाल ही में कुछ बदलाव किए गए हैं। सरकार के इस बदलाव पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस उस याचिका पर जारी किया गया है जिसमें परीक्षा के सिलेबस को एकदम से बदलने को लेकर चुनौती दी गई है। पूर्व में एडीए की स्क्रीनिंग परीक्षा का सिलेबस मुख्य रूप से कानूनी विषयों पर आधारित था, मगर अब इसे पूरी तरह से सामान्य ज्ञान आधारित कर दिया गया है। नए सिलेबस में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, भारतीय एवं विश्व भूगोल, भारतीय संस्कृति, भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था, सामान्य मानसिक क्षमता, तर्क शक्ति, अंकगणित, डाटा इंटरप्रिटेशन तथा हरियाणा सामान्य ज्ञान एवं इतिहास जैसे विषय शामिल कर दिए गए हैं। परीक्षा के पाठ्यक्रम से कानून से जुड़े विषयों को पूरी तरह से हटा दिया गया है। जस्टिस संदीप मोदगिल ने इस मामले में हरियाणा सरकार, हरियाणा लोक सेवा आयोग एवं अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया है और इस बारे में जवाब तलब किया है। याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि परीक्षा का पैटर्न बिना किसी तार्किक आधार के बदल दिया गया है। भर्ती नियमों के तहत हरियाणा सरकार और एचपीएससी के बीच बिना सही परामर्श के ये बदलाव कर दिया गया है। हरियाणा के टेक्सटाइल नगरी पानीपत से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ 500 वर्ग गज या फिर इससे अधिक बड़े प्लाटों में बने घरों, कार्यालयों व अन्य भवनों की बिजली कनेक्शन कटेंगे क्योंकि इनके मालिकों ने सोलर पैनल नहीं लगवाया है। बिजली निगम संबंधित भवन मालिकों को नोटिस जारी कर रहा है। प्रदेश सरकार ने अब ऐसे भूखंडों में सोलर पैनल लगवाने की योजना को सख्ती से लागू करने के अपने निर्देश जारी किए हैं। हरियाणा नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी यानी हरेडा ने योजना के तहत सोलर पैनल लगवाना अब पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया है। शुरुआती समय में यह सामान्य योजना थी, लेकिन अब पीएम सूर्य घर योजना में शामिल करके सख्ती बढ़ा दी गई है। सरकार की योजना के तहत कम से कम 1 किलोवाट या फिर संबंधित लोड तक सोलर पैनल लगवाना अब अनिवार्य किया गया है। बिजली निगम पानीपत के एक्शन आदित्य कुंडू ने कहा कि रिहायशी और कॉमर्शियल सेक्टरों में ऐसे बड़े प्लॉट हैं जिनमें शहर में मॉडल टाउन, पुराना औद्योगिक क्षेत्र और तहसील कैंप क्षेत्र में इस तरह के प्लाट व मकान अधिक हैं। सरकार की योजना के तहत कम से कम 1 किलोवाट या संबंधित लोड तक सोलर पैनल लगवाना अब अनिवार्य कर दिया गया है।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSC भिवानी की तरफ से ओपन स्कूल की 10वीं और 12वीं की फ्रेश कैटेगरी परीक्षा मार्च 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। छात्र बोर्ड की वेबसाइट पर आज यानी 4 सितंबर से आवेदन कर सकते हैं। 10वीं के लिए 1250 रुपए और 12वीं के लिए 1300 रुपए निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन किया जा सकता है। परीक्षार्थी 4 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए 100 रुपए प्रति प्रायोगिक परीक्षा शुल्क अलग से देना होगा। वहीं 12वीं के लिए अतिरिक्त विषय की परीक्षा के लिए 200 रुपए प्रति विषय शुल्क अलग से शुल्क निर्धारित किया गया है। सभी परीक्षार्थी ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार की तकनीकी खराबी का हवाला देकर समय पर आवेदन न करने की अवस्था में किसी परीक्षार्थी को समय की छूट नहीं दी जाएगी। ऐसे में जो भी परीक्षार्थी इन परीक्षाओं के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे समय रहते अपना आवेदन कर सकते हैं। रेल यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। यदि आप भी आने वाले दिनों में ट्रेन से सफर करने की योजना बना रहे हैं तो एक बार इस खबर को ध्यान से देख ले, अन्यथा बेवजह से परेशानी झेलनी पड़ सकती है। भारतीय रेलवे ने 4 सितंबर और 5 सितंबर यानी आज और कल के लिए कुछ ट्रेनों के प्रभावित होने की जानकारी साझा की है। भारतीय रेलवे ने जानकारी दी है कि दिल्ली किशनगंज और दया बस्ती के बीच पुल पर मरम्मत कार्य के चलते 4 सितंबर और 5 सितंबर को इस रेलवे लाइन पर कई ट्रेनों का आवागमन बाधित रहेगा। 5 लोकल ट्रेनों को रद्द करने के साथ ही कई ट्रेनों के रूट में बदलाव कर दिया गया है। 5 सितंबर को रद्द रहने वाली ट्रेनों की बात करें तो सकूर बस्ती बल्लभगढ़, सकूर बस्ती नई दिल्ली, बल्लभगढ़ सकूर बस्ती और नई दिल्ली से जींद जाने वाली ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। 4 सितंबर को चलने वाली पलवल सकूर बस्ती यानी 64,019 नई दिल्ली तक और जींद पुरानी दिल्ली 54,024 ट्रेन रोहतक तक संचालित होंगी। वहीं 5 सितंबर को चलने वाली पुरानी दिल्ली भिवानी 54,005 रोहतक तक, खुर्जा सकूर बस्ती 64,111 पुरानी दिल्ली तक, सकूर बस्ती पलवल 64,012 नई दिल्ली तक, धनकोर सकूर बस्ती 64,109 नई दिल्ली तक और सकूर बस्ती धनकोर 64,112 पुरानी दिल्ली तक सफर करेंगे। वहीं 5 सितंबर को गाजियाबाद सकूर बस्ती 30 मिनट की देरी से चलेगी। तो वहीं 4 सितंबर को नांदेड़ श्री गंगानगर एक्सप्रेस नई दिल्ली से 10 मिनट और जैसलमेर पुरानी दिल्ली एक्सप्रेस दिल्ली सराय रोहिल्ला से 30 मिनट रुक कर चलेगी। अगर आप भी हाल ही में नई गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज की ये खबर आपके लिए काम की हो सकती है। अब आपको काफी कम कीमतों में गाड़ी काफी आसानी से मिलने वाली है। इसका प्रमुख कारण जीएसटी काउंसिलिंग की तरफ से गाड़ियों पर लगाए जाने वाले टैक्स में बदलाव को माना जा रहा है। अभी तक गाड़ी पर 4 प्रकार के टैक्स लगाए जाते थे। अब सरकार की तरफ से उनकी जगह पर केवल 2 तरह के टैक्स लगाए जाएंगे। उम्मीद की जा रही है कि इस बदलाव को दीपावली तक लागू कर दिया जाएगा। उसके बाद चाहे गाड़ी हो या बाइक, दोनों की कीमतों में काफी कमी देखने को मिल सकती है। 1200 सीसी इंजन वाली गाड़ियों पर अभी तक 29% यानी 28% जीएसटी प्लस 1% शेष लगता था, परंतु अब इसे घटाकर 19% किया जा सकता है। ऐसे में कीमतों में 10% तक की कटौती देखने को मिल सकती है। मारुति सुजुकी वैगनार जो देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से एक है, इसकी कीमतों में तकरीबन 50,000 रुपए से लेकर 65,000 रुपए तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार मारुति की बलेनो भी 68,000 रुपए तक सस्ती हो सकती है। टाटा की पंच गाड़ी की कीमत में 60,000 रुपए तक कमी देखने को मिल सकती है। वहीं टाटा नेक्सॉन की कीमत में भी 80,000 रुपए तक की बचत हो सकती है। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो आज की ये खबर आपके लिए काम की हो सकती है। केंद्र सरकार की तरफ से अब कर्मचारियों और पेंशनर्स को जल्द ही बड़ा तोहफा दिया जा सकता है। पिछले काफी समय से चाहे केंद्रीय कर्मचारी हो या फिर पेंशनर, दोनों ही 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब इससे जुड़ी एक नई अपडेट सामने आ रही है। 7वें वेतन आयोग ने लगभग 196 अलाउंस को रिव्यू किया था। इसमें कई भत्ते एक जैसे ही निकले, परंतु इनका इस्तेमाल कम था। इसके बाद आयोग की तरफ से इन भत्तों को कम करने की सिफारिश की गई थी। आयोग की तरफ से इसी दिशा में अब एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत 52 भत्तों को खत्म करके और 36 भत्तों को दूसरे में शामिल किया गया था। एक जैसे भत्तों को शामिल करके सैलरी स्ट्रक्चर को पहले से और अधिक आसान बनाया जाएगा। अब की बार बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जिससे कि छोटे भत्तों को हटाया जा सके। 8वें वेतन आयोग में अगर भत्तों को कम किया जाता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कर्मचारियों की कुल इनकम घट जाएगी। आमतौर पर सरकार की तरफ से सैलरी स्ट्रक्चर प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में ये अहम कदम उठाया गया है। कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग से कई बड़ी उम्मीदें हैं। इनमें मिनिमम बेसिक पे 34,500 रुपए से बढ़ाकर 41,000 रुपए तक हो सकता है। कुछ भत्ते जैसे कि स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, रीजनल भत्ता आदि को भी हटाया जा सकता है। इसी के साथ डीए, एचआरए और टीए में बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं महंगाई दर और इन्फ्लेशन को ध्यान में रखकर इसमें भी संशोधन किया जा सकता है। पेंशन सिस्टम में भी सुधार हो सकता है। समय पर भुगतान और ऑटोमेटिक समायोजन का नया सिस्टम लागू किया जा सकता है।
चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदक 50% अंकों सहित 10वीं पास या संबंधित क्षेत्र में ITI धारक होने चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 सितंबर है। इन पदों पर आवेदन भेजने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा। उम्मीदवारों का चयन मेरिट लिस्ट दस्तावेज सत्यापन पर आधारित होगा। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। अब GST के 4 की जगह केवल 2 स्लैब यानी 5% और 18% होंगे। इससे आम जरूरत की चीजें जैसे कि साबुन, शैम्पू के साथ साथ AC और कार भी सस्ते होने जा रहे हैं। GST काउंसिल की 56वीं मीटिंग में इस पर फैसला ले लिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को इसकी जानकारी दी है। वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि दूध, रोटी, पिज्जा, ब्रेड, छेना समेत कई प्रकार के फूड आइटम्स अब GST फ्री होंगे। वहीं इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। 33 जीवन रक्षक दवाएं, दुर्लभ बीमारियों और गंभीर बीमारियों के लिए दवाएं भी टैक्स फ्री होने जा रही हैं। इसके अलावा लग्जरी आइटम्स और तंबाकू प्रोडक्ट पर अब 28% की जगह 40% GST लगाया जाएगा। मध्यम और बड़ी कारें जो कि 350 सीसी से ज्यादा इंजन वाली मोटरसाइकिलें इस स्लैब में आएंगे। वित्त मंत्री ने बताया कि नए स्लैब नवरात्रि के पहले दिन यानी कि 22 सितंबर से लागू होने जा रहे हैं। हालांकि तंबाकू वाले सामान पर नई 40% GST दर अभी लागू नहीं होगी। इन बदलावों का मकसद आम आदमी को राहत देना, छोटे व्यवसायों को सपोर्ट करना और हानिकारक उत्पादों जैसे कि तंबाकू पर टैक्स बढ़ाकर उनके उपयोग को कम करना है। इससे आम जनता, किसान, MSME, मध्यम वर्ग, महिलाएं और युवा सभी को फायदा पहुंचेगा। ये बड़े बदलाव नागरिकों की जिंदगी बेहतर बनाएंगे और कारोबार करना आसान करेंगे। खासकर छोटे व्यापारियों और व्यवसायों को इससे मदद मिलेगी। मारुति सुजुकी ने 3 सितंबर को भारत में अपनी नई मिड साइज SUV विक्टोरिस को पेश किया है। यह SUV कंपनी के एरिना डीलरशिप नेटवर्क की फ्लैगशिप मॉडल बनेगी और 2023 में लॉन्च हुई ग्रैंड विटारा के बाद मारुति की दूसरी मिड साइज SUV है। कंपनी ने अभी इसकी कीमत नहीं बताई है। यह ग्रैंड विटारा से इंस्पायर्ड है, लेकिन इसका डिजाइन इलेक्ट्रिक SUV ई विटारा से लिया गया है। इस कार का मुकाबला हुंडई क्रेटा, किया सेल्टोस, टोयोटा अर्बन क्रूजर, हाईराइडर और MG एस्टर और होंडा एलिवेट जैसी गाड़ियों से होने जा रहा है। इस कार को भारत NCAP ने क्रैश टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग प्रदान की है। यह मिड साइज होने से ब्रेजा से बड़ी और ग्रैंड विटारा से कॉम्पैक्ट लगेगी। आर्टिकल में स्पेसिफिक प्राइस नहीं बताई गई है, लेकिन एक्स शोरूम इंडिया लेवल पर यह 11 लाख रुपए से शुरू होकर 20 लाख रुपए तक जा सकती है। यह क्रेटा और सेल्टोस से थोड़ी सस्ती हो सकती है। बुकिंग जल्द शुरू होने की उम्मीद है। भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 410 अंक चढ़कर 80,568 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 135 अंकों की तेजी रही और ये 24,715 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 22 शेयरों में तेजी और 8 में गिरावट देखने को मिली। वहीं टाटा स्टील का शेयर 5.87% चढ़कर बंद हुआ। टाइटन, महिंद्रा और जोमेटो समेत कुल मिलाकर 10 शेयरों में 1% से ज्यादा की तेजी रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 26 में तेजी और 24 में गिरावट देखने को मिली। NSE का मेटल इंडेक्स सबसे अधिक यानी 3.11% चढ़कर बंद हुआ। फार्मा, बैंकिंग और हेल्थ केयर में भी 1% से अधिक की तेजी बनी रही। IT और मीडिया इंडेक्स गिरकर बंद हुए। वहीं सोना 1597 रुपए बढ़कर 1,06,021 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। तो वहीं चांदी 387 रुपए बढ़कर 1,23,220 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,07,120 रुपए और 22 कैरेट सोने की कीमत 98,200 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। हरियाणा की ताजा तरीन खबरों के लिए सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। नमस्कार।